कक्षा 10th का भूगोल है। हम लोग अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 संसाधन एवं उपयोग या संसाधन एवं विकास, दोनों एक ही बात है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं या चाहे संसाधन क्या है यहाँ देखेंगे। वे सभी साधन जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो दुनिया में जो भी हमारी जो भी साधन है, जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है, तो ये साधन हो गया, ये माध्यम हो गया। तो वे सभी साधन कलम भी है, कॉपी भी है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब है कि साधन हुआ हो, जैसे कलम है और यहाँ कॉपी है, तो आप स्टूडेंट है, तो हमारी जो आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी। तो यहाँ हमने सीखा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का भी पूर्ति कौन कर रहा है? हमारा पेन कर रहा है। जैसे हमारे लिए शिक्षक के लिए क्या है, तो संसाधन क्या है? जैसे पेन हमारा आवश्यकता पूर्ति कर रहा है, या कलम, कॉपी, जो भी हमारा आवश्यकता को पूर्ति करता है वो हमारे लिए क्या है? संसाधन कहलाता है। संसाधन हमें कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या होता है? प्रकृति। और जो मानव, घर कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो ये कौन सा है? मानव निर्मित। अब यहाँ से हम संसाधन के प्रकार यहाँ से करते हैं। संसाधन के प्रकार देखिए, यहाँ से संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार 1 नंबर में है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति में स्वयं या खुद पाया जाता है, स्वयं या खुद पाया जाता है उसे प्रकृति। जैसे जल क्या है? स्वयं पाया जाता है या प्रकृति में पाया जाता है। तो जल क्या है? हमारे लिए उपयोगी है, तो हम लोग पीते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। वायु है, हम सांस लेते हैं। मिट्टी है, तो प्रकृति में पाया जाता है। वन है, खनिज है, इत्यादि। कहने का मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है, जो उसको मनुष्य नहीं बनाता, वो प्रकृति खुद बनाता है। पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, वन, ये सब क्या है? प्रकृति में पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जब मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। भवन कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। पुल कौन बनाता है? तो मनुष्य बनाता है। मशीन कौन बनाता है? मशीन तो मनुष्य ही बनाता है। कारखाना इत्यादि। कहने का मतलब जिसने मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया उसे मानव संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में पाया जाता है प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव ने बनाया उसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन जो बार बार उपयोग के बाद भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मतलब उसे फिर से भी आ जा सकता है। तो तीसरा नंबर में क्या है? मानवीयकरण, जो एक बार उपयोग होने के बाद फिर उतना ही आ जाएगा, उसे मानव संसाधन। जैसे जल जैसे मान लीजिए जल सूख गया धरती पर, फिर बारिश होता है तो फिर आ जाता है। तो क्या है? ये नवीकरण संसाधन। वायु कितना आप यूज करिएगा, वायु खत्म होने वाला है नहीं है, हो भी जाएगा तो फिर उपयोग हो जाएगा। वन फिर से हम लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा का आप सूर्य का कितना क्या करते हैं? ऊर्जा ले लेते हैं, उसको कितना उपयोग करते हैं, खर्च होने वाला नहीं, इत्यादि। ये सब क्या है? नवीकरण संसाधन, जो बार बार उपयोग होता है उसमें वो नवीय संसाधन। अनवीकरण संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो एक बार उपयोग होने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है या बनने में लाखों वर्ष लगता है। इसे बनने में क्या लग जाता है? लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे कोयला हजारों वर्ष बनने में लग जाता है, धरती के अंदर में रहता है। तो इससे कैसा संसाधन है? ये अनवीकरण संसाधन। पेट्रोलियम हजारों वर्ष लगता है। प्राकृतिक गैस ये हजारों वर्ष बनने में लगता है। धातु, खनिज इत्यादि, ये सब क्या है? एक बार उपयोग होने के बाद इसको पुनः हम प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे संसाधन का महत्व। अब हम लोग देखेंगे संसाधन का महत्व। तो संसाधन जीवन यापन के लिए आवश्यक है। संसाधन क्या है? जीवन यापन के लिए एकदम आवश्यक है ना। यह आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह आर्थिक विकास में क्या होता है? सहायता करता है। संसाधन उद्योग, कृषि, परिवहन तथा व्यापार के विकास में सहायक होता है। तो संसाधन क्या होता है? जब उद्योग करते हैं तो हर चीज़ का संसाधन का जरूरत पड़ता है। कृषि भी पड़ता है, परिवहन भी पड़ता है, व्यापार के लिए विकास में सहायक होता है। संसाधन देश की समृद्धि और शक्ति का आधार है। संसाधन जो है, जिस देश में ज़्यादा संसाधन होता है उस देश का क्या होता है? ज़्यादा विकसित होता है और वो देश ज़्यादा शक्ति होता है। जैसे अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित है, वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। संसाधन सतत उपयोग। संसाधन को क्या करेंगे? सतत
सतत उपयोग करेंगे। तो संसाधन का सतत उपयोग क्या है? संसाधन का अंधाधुंध दोहन करने से वह समाप्त हो सकता है। तो संसाधन को क्या कर रहा है इतना अंधाधुंध उपयोग करने से समाप्त हो सकता है, इसलिए उनका संरक्षण यानी बचाव एवं सतत उपयोग और लगातार उपयोग आवश्यक है। सतत मतलब होता है लगातार उपयोग आवश्यक। सतत उपयोग का अर्थ है वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखना, यानी भविष्य की जो आवश्यकता अभी तो कर रहे हैं लेकिन भविष्य की भी उसमें आवश्यकता हो सकती है, ये संसाधन को रखना जरूरी होता है। स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन को प्रकार, यानी स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने ये देखेंगे। तो स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन के निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहले व्यक्तिगत संसाधन, प्राइवेट रिसोर्सेस, वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष या स्वामित्व होता है व्यक्ति संसाधन कहलाता है। इनका उपयोग स्वामी अपनी इच्छा से करता है और अन्य व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना इनका उपयोग नहीं करते। जैसे मकान कौन है? जैसे आपका मकान है तो वो दूसरा कोई उपयोग नहीं करेगा। खेत आपका है तो दूसरा कोई उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। वाहन है, आभूषण है, पुस्तक इत्यादि, ये सब कैसा संसाधन है? तो ये सब जो संसाधन है ये आपका है, खुद का उपयोग करिए, यानी खुद जो जैसे जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का संसाधन। मकान पर जैसे आपका मकान में दूसरा कोई नहीं रहेगा, अब रहेगा तो किराया लेगा, तो वो क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। खेत आपका है तो कोई दूसरा कोई यूज करेगा लेकिन आपसे पूछ के करेगा। वाहन आपका मोटरसाइकिल है, कोई दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। आभूषण है, आप पहनेंगे। पुस्तक आपका है, कोई लेगा भी तो आपको मांग के लेगा। तो ये सब कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है और ये आप आपके बिना दूसरा कोई अनुमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, अभी सामुदायिक संसाधन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेस, वे संसाधन जिन पर किसी समुदाय विशेष या स्वामित्व होता है तथा जिनका उपयोग समुदाय सभी सदस्य मिलजुल कर करते सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तो सामुदायिक संसाधन का चरगाह भूमि, चरगाह में हर एक का पशु आपका भी चर सकता है, किसी का भी चर सकता है। सामुदायिक कुआं, कोई भी अब इसमें पानी ले सकता है। तालाब में कोई भी ले सकता है। पंचायती भवन या शमशान भूमि इत्यादि, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन, यानी सभी लोग यूज कर सकता है, मिलकर यूज करता है। इसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर पूरे देश का स्वामित्व होता है, और किसका होता है? पूरे देश का स्वामित्व होता है, और जिनका उपयोग देश के नागरिक के हित में किया जाता है, और नागरिक के हित में किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो वे संसाधन जिसका पूरे देश का स्वामित्व होता है, उनका उपयोग नागरिक को हित में किया जाता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन क्या है? सभी पूरा देश का अधिकार होता है। खनिज, जल, वन्य जीव, वायु, नदी, सड़क आदि। सड़क क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। नदियां क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। वायु क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। वन्य जीव भी राष्ट्रीय संसाधन। जल भी क्या है? राष्ट्रीय। खनिज भी क्या है? वन संसाधन। ये सब राष्ट्र का संपत्ति, यानी हमारे देश का संपत्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्र की संपत्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेस, वे संसाधन जिन पर 2 या 2 से अधिक देशों का स्वामित्व होता है, 2 या 2 से अधिक देश का स्वामित्व होता है, तथा जिनका उपयोग उन देशों के बीच पारस्परिक सहयोग से किया जाता है। 2 देश मिलकर और उसका दोनों सब मिल के सहयोग से किया जाता अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे समुद्र पर 2 देश का अधिक से कब्जा होगा, जैसे वायुमंडल हो गया, ध्रुवीकरण क्षेत्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय नदियां हो गया इत्यादि। तो समुद्र पर किसका राज्य है? 2 या 2 से अधिक देश का राज्य होता है। वायुमंडल में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक हो, ध्रुवीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय नदियां, ये सब क्या है? ये सब अंतरराष्ट्रीय। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष में यहां देखेंगे संसाधन का स्वामित्व यह निर्धारित करता है कि उन पर किसका अधिकार है तथा उनका उपयोग किस प्रकार और किसके लिए किया जाएगा। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है विकास के आधार पर? तो 3 भागों में बांटा गया। संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस, वे संसाधन जिनका वर्तमान में उपलब्धता तो होती है, वर्तमान में क्या है? वो उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी अभाव या आर्थिक आवश्यकताओं के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में तो उपलब्ध है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? तकनीकी का अभाव है, तकनीकी नहीं है, आर्थिक सहायता नहीं, आवश्यकता नहीं है, आर्थिक पैसा नहीं के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता रहा है। तो संभावित संसाधन का इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उसका भविष्य में क्या उपयोग है? जैसे समुद्र में खनिज है लेकिन हमारे पास संसाधन का अभाव है, इसलिए उसका उपयोग नहीं
नहीं कर रहे हैं। पवन ऊर्जा का है हमारे पास संभावना, लेकिन हमारे पास अभी पवन ऊर्जा उतना नहीं है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर, लेकिन भविष्य में इसका कर सकते हैं। ज्वार भाटा ऊर्जा, ज्वार भाटा जो समुद्र में उठता है, उसके लिए हमारे पास अभी वो संसाधन नहीं। रेगिस्तानी क्षेत्र में सौर ऊर्जा आदि ये सब संभावना है, उतना संसाधन है, लेकिन अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं है, और उसका अभी हम भविष्य में करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं है, इसलिए हम उसका क्या उपयोग करें, अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्स, वह संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, वह संसाधन जिनका वर्तमान में हम उपयोग किया जा रहा है यानी कर रहे हैं, और उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का ज्ञान हमें है, वास्तविक संसाधन कहलाता है। जैसे वन का, वन में पता है कि वन से हमें लकड़ियाँ मिलता, उसका गुण पता है। जल में क्या मिलता है, पीने लायक बन, खनिज की क्या करते हैं हम लोग, कारखाने में काम करता है, उसका गुण को पता है। भूमि को भी बारे में पता है, इसके भूमि में क्या करते हैं, फसल उपजाते हैं, तो भूमि का पशुधन से क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, इसका गुणवत्ता को भी पता है। मृदा उसको भी पता है। कोयला क्या करते हैं, जलाते हैं, पेट्रोलियम से गाड़ी चलता है, इस सब का गुण हमको पता है, और इसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। और तो इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन किया जा रहा है। भंडार संसाधन, स्टॉक रिसोर्स है ना। तो भंडार संसाधन वे संसाधन जिनका उपलब्धता तो ज्ञात है, लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वो भंडार है, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। भंडार संसाधन, जब हमें आवश्यकता होगी तब इनका उपयोग किया जा सकता है। जब हमको आवश्यकता होगा तब हम इसको उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण, कोयला है धरती के अंदर में, लेकिन अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमको ज्ञात है, लेकिन बाद में हमको जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन इसका कौन सा संसाधन, भंडार संसाधन, जैसे लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, सोना इत्यादि। तो निष्कर्ष में क्या निकलता है, निष्कर्ष किसी भी देश के विकास उसकी संसाधनों के सही आकलन, संरक्षण एवं सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है। विकास के विभिन्न स्तरों पर संसाधन की उपलब्धता और उपयोगिता बदलता रहता है। तो क्या करता रहता है, संसाधन उपयोगिता उसका बदलता रहता है। संसाधन नियोजन, किसी भी देश का सतत एवं संतुलित विकास तभी संभव है जब संसाधनों का उचित नियोजन किया जाए। नियोजन का मतलब योजना किया जाए। संसाधन नियोजन से संसाधनों का उच्चतम उपयोग सुनिश्चित होता है तथा भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम लोग करेंगे संसाधन नियोजन का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो संसाधन का सर्वेक्षण, पहले क्या करेंगे, संसाधन को सर्वेक्षण करेंगे, जांचेंगे। सर्वेक्षण का मतलब जांच करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब होता है उसका कितना इसका मूल्य है, उनका उपयोग तथा संरक्षण के संबंध में पूर्व निर्धारित नीतियों एवं कार्यों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। तो संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, संसाधन को जांचेंगे, परखेंगे, मूल्यांकन करेंगे कितना कीमती है, और उनका उपयोग और बचाव के संबंध में पूर्व निर्धारित, पहले निर्धारित कर लेंगे और नीति बनाएंगे। कार्य बनाकर उनका क्रियान्वयन ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन का आवश्यक क्यों है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं उच्चतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, संसाधन को क्षय एवं दुरुपयोग से रोकने के लिए, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। संसाधन नियोजन का प्रमुख चरण, संसाधन का क्या है, प्रमुख चरण को हम करेंगे संसाधनों का पहचान। तो देश में उपलब्ध संसाधन को पहचान तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। संसाधन का पहचान करेंगे, देश में कितना संसाधन है और उसका पहचान कर वर्गीकरण करेंगे। एक नंबर, संसाधन का सर्वेक्षण यानी उसका जांच। संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता, वितरण, उपयोग की जानकारी तंत्र की जाती है। संसाधनों के मूल्यांकन, संसाधनों के उपयोगिता, क्षमता तथा वर्तमान में एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। नीति एवं कार्यक्रम निर्माण, संसाधनों को उचित उपयोग तथा संरक्षण एवं विकास के लिए नीतियों एवं कार्यक्रम तैयार किया जाता है। क्रियान्वयन, निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रम के व्यवहार में लाया जा सकता है। निरीक्षण एवं मूल्यांकन, समय समय पर योजनाओं को क्या करेंगे, समीक्षा कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम इतना पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकला, संसाधन नियोजन किसी भी देश के विकास के आधारशिल है, और किसी भी जब इतना करेंगे तो विकासशील का आधारशिल है। इसके द्वारा हम सीमित संसाधनों का अधिकतम एवं न्याय संगत उपयोग कर सकते हैं तथा सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका, जो संसाधन में निर्माण होता है उसमें तकनीकी की क्या भूमिका है वो देखेंगे। किसी भी
संसाधन का निर्माण, पहचान, विकास और उपयोग में तकनीकी ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी का उपयोग से संसाधनों की गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता और संरक्षण में सुधार होता है। तो इसका क्या होता है, जैसे संसाधन में निर्माण में पहचान करेंगे, विकास करेंगे, उपयोग में तकनीकी का जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी उपयोग से हम संसाधनों को क्या करेंगे, उसमें गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता एवं संरक्षण में सुधार होता है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका के प्रमुख बिंदु है। अन्वेषण एवं पहचान में सहायता, तकनीकी की सहायता से पृथ्वी के अंदर तथा सतह पर उपलब्ध संसाधनों को पता लगाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, उसका पहचान करेंगे और तकनीकी की सहायता से पृथ्वी के अंदर और सतह पर जो बाहरी में उपलब्ध संसाधनों को पता लगाया जाता है। चित्र, जैसे उपग्रह चित्र, उपग्रह से चित्र लेंगे। जियो फिजिकल एवं सर्वे, ड्रोन आदि से इसको क्या करेंगे, हम नापेंगे धरती। संसाधन को दोहन में वृद्धि, आधुनिक मशीन, उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग से संसाधन को अधिक मात्रा में और कम समय में दोहन किया जा सकता है। जैसे खनिज में ड्रिल करना, उसके अंदर में खोदना मशीन से कर सकते हैं। बम स्टिक से एक्सोप्लेजर इत्यादि, ये सब क्या है, संसाधनों में सही से उपयोग करेंगे। गुणवत्ता एवं दक्षता, गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार, गुणवत्ता और दक्षता में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तकनीकी के प्रयोग से संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ती है और उनका उपयोग अधिक प्रभावी एवं कुशल बनता है। जैसे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई की आधुनिक पद्धति, ये सब क्या करता है, बढ़ता है। संसाधनों का संरक्षण, तकनीकी के माध्यम से संसाधनों का संरक्षण का उपाय किया जा सकता है, जिससे उनका सतत उपयोग संभव होता है। जैसे वर्षा जल का संचयन करना, यानी एक जगह भंडारित करना, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि, है ना। नए संसाधन का विकास, नए संसाधन का विकास क्या करेंगे, तकनीकी के कारण पहले जो वस्तु संसाधन नहीं था वह अब संसाधन के रूप में उपयोग होने लगी है। जैसे सौर ऊर्जा, पहले हमारे पास वो संसाधन नहीं था लेकिन अब उपयोग होने लगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जैव ऊर्जा इत्यादि। परिवहन एवं संचार में प्रगति, तकनीकी ने परिवहन एवं संचार के संसाधनों को विकसित किया है, जिससे संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तथा जानकारी को आदान प्रदान आसान हुआ है। सतत विकास में योगदान, तकनीकी के उपयोग संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे सतत विकास संभव होता है। निष्कर्ष, तकनीकी संसाधन निर्माण के आधारशील हैं। तकनीकी क्या है, निर्माण का आधारशील। यह ना तो केवल संसाधनों सतत के रूप में निर्माण में सहायक होता है, बल्कि इनके संरक्षण तथा संवर्धन तथा सतत उपयोग के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जिमरेमैन के कथन, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एस.सी. जिमरेमैन ने संसाधनों के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिया। उनका कथन इस प्रकार, कोई भी वस्तु या पदार्थ स्वयं में संसाधन नहीं होता है। कितनी बड़ी बात लिखा है, कोई भी वस्तु पदार्थ स्वयं में संसाधन नहीं होता। संसाधन तभी बनता है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता को समझता है और उसे अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए प्रयोग में लाता है। एस.सी. जिमरेमैन ये कथन है ना। जिमरेमैन कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पदार्थ या शक्ति अपने आप में संसाधन नहीं होता है। जब तक मनुष्य उसकी उपयोगिता को नहीं पहचानता है और उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं करता है, तब तक वह संसाधन नहीं बनता है। अर्थात किसी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उस वस्तु का अस्तित्व में प्रकृति में उपलब्ध होना, मनुष्य द्वारा उसकी उपयोगिता को पहचान करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करना। उदाहरण, जल प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है बहुत, प्रचुर मात्रा में बहुत उपलब्ध है, परंतु यह तभी संसाधन बनता है जब मनुष्य इसे पीने, सिंचाई, उद्योग आदि के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है। कोयला पृथ्वी में पाया जाता है, परंतु जब इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तभी यह संसाधन बनता है। सूर्य के प्रकाश और वायु हर स्थान पर उपलब्ध है, परंतु सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप में इनका उपयोग करने पर ही यह संसाधन बनता है। निष्कर्ष, तो अतः जिमरेमैन के कथन यह स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति का देन मात्र नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, तकनीकी और आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन संसाधनों का संरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस आंदोलन के संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।
चिपको आंदोलन का पृष्ठभूमि उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में वनों के की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। ठेकेदार को सरकारी संरक्षण प्राप्त था, इससे वन संपदा नष्ट हो रही थी, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा था, जलग्रस्त सूख रहे थे तथा स्थानीय लोग के आजीविका पर संकट उत्पन्न हो रहा था। इस स्थिति के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन का आरंभ। यह आंदोलन सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला के मांडला गांव से प्रारंभ हुआ। गौरी देवी के नेतृत्व में ग्रामीण महिला ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर ठेकेदार को पेड़ काटने से रोक दिया। इसी कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्टा, सुंदरलाल बहुगुणे, गौरा देवी। चिपको आंदोलन प्रमुख विशेषता। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, इसमें महिला की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण एवं संसाधनों के सतत उपयोग के प्रतीक बना। स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों एवं आजीविका की रक्षा के लिए इसे चलाया। चिपको आंदोलन के परिणाम। वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगी, सरकारों ने वन नीति की समीक्षा की, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरण हुआ। सन 1980 में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हरे पेड़ पौधे की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। चिपको आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि संसाधन का दोहन सीमित तथा विवेकपूर्ण होना चाहिए। यह आंदोलन संसाधन संरक्षण तथा सतत विकास के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। निष्कर्ष। चिपको आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जन जागरण, एकजुटता और अहिंसा के बल पर संसाधन का दोहन को रोका जा सकता है तथा पर्यावरण संरक्षण संभव है।